आइनी एयरफील्ड के बारे में आजकल अखबारों में बहुत लिखा जा रहा है। हाँ, क्यों लिखा जा रहा है कि आइनी एयरफील्ड को एक्चुअली जो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था ताजिकिस्तान में, वो हौली हौली बढ़ाते जा रहे थे, मगर 3 साल पहले उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया कि उन्होंने कहा आप जाइए। वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उसकी कई जियोपॉलिटिक्स हैं, क्या उनके पास चाइना का प्रेशर था, क्या उनके पास रशिया का प्रेशर था, क्या वो नहीं चाहते कि इंडिया ज़्यादा सेंट्रल एशिया में घुसे, वो सेपरेट बातें हैं। बट इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड थी, हम मेंटेन कर रहे थे, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलमेंट वाले तो अफसर वहाँ बैठे हुए थे, और हम हमारे कुछ जहाज़ वहाँ पे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए, मिग-29 ने किया, सू-30 ने किया, हेलीकॉप्टर्स हमारे वहाँ ऑपरेट करते थे। फिजिकल प्रेजेंस होना एक सेंट्रल एशिया में वाज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि हमने उस बेस के साथ हम ऑफेंसिव नहीं करना चाहते वहाँ पे, हमने अफगानिस्तान को उससे थ्रेट नहीं करना था, हमको चाइना रशिया को किसी को थ्रेट नहीं वहाँ करना था, बट एक स्ट्रेटजिक प्रेजेंस ऑफ अ बिग कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू आर सेंडिंग ग्लोबल सिग्नल्स। ताजिकिस्तान की लोगों के ऊपर तुम्हारा इन्फ्लुएंस पड़ता है, वहाँ पे ऑयल एंड गैस है, उनकी साथ फ्रेंडशिप रखोगे तो। एक और थी फखौर एयरफील्ड। फखौर एयरफील्ड ये इन्होंने नदर्न अलायंस जब बन रही थी तो सोवियत यूनियन के टाइम में उन्होंने वहाँ पे बनाई थी, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर में, टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस। और उन्होंने एक स्टेज पे हमको इंडियन एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट को वहाँ पे ऑपरेट करने की छूट दी हुई थी। हालांकि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल फखौर में नहीं था, वो उन लोगों का था, बट दैट वाज अनदर एयरफील्ड जिसमें इंडिया का कुछ इंटरेस्ट था। फिर आपने बोला कि ओमान के पास एक दक्कम आइलैंड है, उसके अंदर नेवल एंड एयर स्टेशन है, जिसको उन्होंने यूएस, यूके और इंडिया को फ्रीडम दिया ऑपरेट करने। हमारे शिप्स वहाँ जाके मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड कर सकते हैं, another. So it is very close, to the Gulf of Oman, and वहाँ से हमारा ऑपरेशंस टुवर्ड्स ईरान और ये सारे गल्फ एरिया के अंदर हमारे लिए आसान हो सकता है। आप जानते हैं इंडियन नेवी हैज़ बीन डोमिनेटिंग ये पायरेट्स को, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो दूसरे कंट्री को, हमने वो पायरेट्स को बचाया। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को कोई रिफ्यूलिंग के लिए या चाहे वो एयरबोर्न एसेट्स हैं या नेवल एसेट्स हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी था। अगलेगा की आपने बात की, अगलेगा मॉरिशस, यस, एक आइलैंड है, उन्होंने हमारे साथ एक ट्रीटी साइन की, उन्होंने कहा आप डेवलप करिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे रनवे को यूज़ करेगी, लंबा रनवे बनाया है, और वो अगलेगा हमारे को सदर्न एंड मिडिल इंडियन ओशन को हेल्प करेगा डोमिनेट करने के लिए। सो और भी कुछ एयरफील्ड्स हैं। देखिए, एक एयरफील्ड है कोको कीलिंग। कोको कीलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोको कीलिंग साउथ ऑफ मलाका, और ऑस्ट्रेलिया और हम क्वाड में दोस्त हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें अलाउ किया है कि कोको कीलिंग में आप जाके लैंड करिए। तो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स चले गए, इंडियन नेवी शिप भी चले गए, एयरफोर्स के जहाज भी गए। तो वो कह रहे हैं आप फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लैंड कराओ, सो दैट वी गिव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि हम इकट्ठे हैं और हम यहाँ पे, और वहाँ फाइटर ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब रनवे लंबा है। तो इस तरह एयरफील्ड्स अराउंड अस जो हमारे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ रही हैं। एंड थोड़ा कुछ तो होता है, जैसे देखिए मालदीव्स में गवर्नमेंट बदली तो थोड़ा सा इनिशियल फ्रिक्शन हो गया, पर 6-8 महीने में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इतना नज़दीक है इंडिया के कि दे हैव टू डिपेंड ऑन इंडिया फॉर रीजनल सिक्योरिटी। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वापस न्यूट्रल हो गए, दोस्त बन गए, फिर आए इंडिया में, उन्होंने इंडिया से एड मांगी, हमने दिया। तो मेरा कहने का मतलब जो हमारा यहाँ पे श्रीलंका ने हनबनटोटा जो पोर्ट बनाया, चाइनीज़ कंपनियों ने बनाया, पैसा दे नहीं पाए, उनकी डेट क्राइसिस चल रहा था, और उन्होंने 99 ईयर्स लीज। आज के दिन में भी श्रीलंका चाइना से खुश नहीं है उस पोर्ट के अंदर। पोर्ट के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। उसके इक्वलेंट पोर्ट्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट जो हमारे अभी जो चल रहा है इनिशिएटिव लाइक सागर सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पोर्ट्स भी हमारे खूब डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए
हमारी ग्लोबल रीजनल प्रोजेक्शन इज गेटिंग इनटू प्लेस। और इससे ही हम आगे बात कर सकते हैं कि कैसे चाइना ने हमको इंसर्कल करने की कोशिश की इस इलाके में थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, या हमने डायमंड नेकलेस बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। विल टॉक अबाउट, बट मैं लोगों को समझाने के लिए कि इन स्ट्रेटेजिक बेसिस की क्या इंपॉर्टेंट, इंडिया ईरान का जो ऑयल ट्रेड है वो शायद नहीं हो पाता अगर हमारे ये स्ट्रेटेजिक बेसिस नहीं होते, क्योंकि हम सेफ पैसेज नहीं इंश्योर कर सकते थे वेसल्स के लिए। सिमिलरली सर, एक तो इसकी पीछे की क्या स्टोरी थी ये बताइए, दूसरा जो हमने इतने रेस्क्यू ऑपरेशंस करे वो कैसे पॉसिबल हुए ड्यू टू दीज एयर बेसिस? सो अनडाउटेडली हम चाहते हैं कि ये दोनों जो गल्फ, पर्शियन गल्फ है और हरमोस जो एडन को जाती हैं, ये दोनों में हम डोमिनेट करें। आज के दिन में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 और रफाल वहाँ तक मिशंस करते हैं, एक रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है उसके लिए। इंडियन नेवी वहाँ डोमिनेट कर रही है। इंडियन नेवी के P-8I के एक इलाके बने हुए हैं, पोसाइडन 8I वो जहाज। हाँ, पोसाइडन P-8I बोइंग कंपनी का है, और उसकी काफ़ी रेंज है, काफ़ी एंड्योरेंस है, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे वो उड़ सकता है। उसके पास एंटी शिपिंग मिसाइल्स भी हैं एट्सेट्रा। रेडार बहुत पावरफुल है, बहुत एरिया को वो कवर करता है सी के अंदर, सी डोमिनेट करने के लिए और सर्वेलेंस के लिए, और कमांड एंड कंट्रोल भी है उसके पास। तो ये सारे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एयरफोर्स और नेवी आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। और ये जो बेसिस हैं, जैसे जिबूती में चाइना बैठा है, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, कई लोग वहाँ जिबूती में बैठे हैं। हमारे को भी कुछ कंट्रीज ने फैसिलिटी दी हुई है, जैसे फ्रांस ने कहा कि आप हमारी बेस भी यूज़ कर सकते हो। तो इन एरियाज के अंदर हमारा प्रेजेंस होना ये इम्पोर्टेंट। जहाँ रही ईरान की बात, देखिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस कई बार लगे बीच में, कुछ स्टेज पे तो हमारी प्राइवेट कंपनियाँ ईरान से फिर भी ऑयल ले रही थी सैंक्शंस के बीच में भी, क्योंकि अमेरिका को इंडिया भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जैसे औरों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला था। हमने रशिया से भी ले लिया। तो इस इलाके को स्ट्रेटजिकली प्रेजेंट होना एक ज़रूरी है। डक्कम पोर्ट उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा। दूसरी बात है ना, बड़े जो एयर एसेट खरीदे हमने, C-17 खास करके बड़ा है जहाज है, तो हमने चाहे वो यमन से, जैसे सूडान से हमने लोगों को लेके आए, उससे पहले कुवैत से लेके आए थे, तब तो IL-76 हमने यूज़ किया था, बिकॉज ये जहाज थे नहीं। तो हमारी कैपेबिलिटी टू शो ग्लोबल पावर थ्रू कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए हमने यहाँ से जब टर्की जैसा देश जो आजकल हमारे साथ कुछ दिल्ली दिल्ली हो रहा है, हमने उनके अर्थक्वेक के लिए कितना सामान हमने हॉस्पिटल सेटअप किया उनके अर्थक्वेक के लिए। और वो कैसे गया हमारे ट्रांसपोर्ट, कैसे हमने चाइना और यूक्रेन से अपने लोगों को लेके आए, चाहे वो कोविड था या यूक्रेन वॉर के टाइम में हम अपने लोगों को एयरक्राफ्ट के अंदर से लेके आए। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। काबुल जब हुआ था तो आईनी एयरफील्ड से 2021 में जब अमेरिकन छोड़ रहे थे, हमारे लोगों को हमने उठा के लाए थे, तो हमारी कंट्रोल थी उस एयरफील्ड के ऊपर। वो बहुत वायरल फुटेज है जहाँ लोग जो है एक एक सीट के लिए वो जहाज से लटक के जाने तैयार थे। उस समय इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन का मतलब, आप देखो आईनी हमारे पास ना होता तो हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी थी, मिलिट्री जहाज लैंड कराने थे, उसको अंदर बैठा के अपने लोगों को लाना था। तो ये सब जो स्ट्रेटजिक बेसिस होती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा ऑफेंसिव के लिए होती हैं, उसके बहुत HADR डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिज़ास्टर रिलीफ HADR, उसके लिए भी हमको ये एयरफील्ड्स की ज़रूरत होती है। बट प्रेजेंस इटसेल्फ हैज़ डेटरेंस एंड स्ट्रेटजिक वैल्यू।